4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय देवी जी आपका। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने एक बड़ा अभियान चलाया और अब कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बंगाल में एक बीएलओ अफसर जो एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा था, उसकी सुसाइड की खबरें सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि 28 लोग इस मामले से जुड़े हुए सुसाइड कर चुके हैं। इतना अमानवीय है। पूरे देश में एक जनमानस में ये बात साफ हो गई है कि वोटिंग जो वोटर लिस्ट है उसमें बड़े लेवल पे हेराफेरी की जा रही है और जगह जगह पे ये एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो नाम जोड़े जा रहे हैं, कटाए जा रहे हैं, उसमें भी बड़ी धांधली की उम्मीद है। कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस का आंदोलन है, क्या अब लोग इस नजरिए से देखेंगे भाई बिहार में हार गए तो आप आंदोलन कर रहे हैं, या फिर कोई एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा अभियान इस आंदोलन से, कांग्रेस के आंदोलन से खड़ा हो सकता है देश भर में? क्या मानना है आपका? देखिए संजय जी, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वोटर लिस्टों का चुनाव आयोग द्वारा जो कराया जा रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उसको हम लोगों को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। हो ये रहा है कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद में मीडिया में एक तरह का शोर शुरू हो गया है कि जो एसआईआर के खिलाफ वोट चोरी की मुहिम चलाई और उसके ऊपर वोटर अधिकार यात्रा निकाली राहुल और तेजस्वी ने बिहार में, वो फ्लॉप हो गई और उसको मतदाताओं के बीच में वो मुद्दा नहीं बन पाई। चुनाव उसके ऊपर लोगों ने वोट नहीं दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये लोग जो ये वोट यात्रा निकाल रहे थे वो चुनाव हार गए। इसलिए इस मुद्दे को अब कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। इसका मुद्दे का कोई महत्व नहीं है। लगातार इस प्रकार की राय आ रही है, हर मीडिया चैनल पे आ रही है और खास बात यह है कि न केवल भाजपा और उसके समर्थक ये राय दे रहे हैं, बल्कि इस तरह की राय ऐसे भी बहुत से पत्रकार दे रहे हैं जो कि आमतौर पर भाजपा और नरेंद्र मोदी के आलोचक माने जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि विपक्ष के ऊपर एक दबाव बन रहा है, कि ये बिल्कुल बेकार की बात है, ये ना लोगों को समझाई जा सकती, ना लोगों की इसमें दिलचस्पी है, ये आप बेकार का मुद्दा उठाए हुए इसको बंद कीजिए। ये इस प्रकार की बात की जा रही है और ये असल में है क्या कि ये यही एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में लोकतंत्र को बचाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात को किसी न किसी प्रकार समझते हैं। इसलिए इस दबाव के बावजूद उन्होंने निर्णय लिया है कि उनकी पार्टी सारे देश में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाएगी। उसके उन्होंने कल 12 राज्यों से अपने पदाधिकारियों को बुलाया, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनमें उनके विधायक दल के नेता थे, महामंत्री लोग थे, वरिष्ठ नेता थे। इन सबको बुलाया और उन लोगों ने 2.5-3 घंटे तक आपस में बातचीत करके एक निर्णय लिया, एक नीतिगत निर्णय लिया और एक कार्यक्रम भी बनाया और उस कार्यक्रम को घोषित भी किया। उन्होंने कहा कि हम रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे इस सवाल के ऊपर, इसके खिलाफ, और उसमें चुनाव आयोग की पोल खोलेंगे। उसके बाद में गुजरात के जो चारों जोन हैं वहां से एक यात्रा निकालेंगे। मतलब वो एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी अगर ये योजना सफल होती है तो राहुल गांधी ये चाहेंगे कि सारा विपक्ष एसआईआर के सवाल के ऊपर भाजपा के खिलाफ और भाजपा चुनाव आयोग की जो साठगांठ है, जो पार्टनरशिप चल रही है, उसके खिलाफ गोलबंद होकर सारे देश में ये मुहिम चलाई जाए। अच्छा, जो हमारे पत्रकारगण हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो इस बात को इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे कि जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो एसआईआर के सवाल को एक चुनावी मुद्दे के रूप में पेश कर रही थी। नहीं, वो एसआईआर को चुनावी मुद्दे के रूप में पेश नहीं कर रही थी। ये कभी नहीं कहा गया कि लोग एसआईआर होगी कि नहीं होगी इस सवाल के ऊपर अपना वोट दें। ऐसा तो पूरी यात्रा में कभी नहीं कहा गया। दूसरा तर्क उसके खिलाफ यह दिया जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा उठाने से बिहार के चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पीछे चले गए, और अगर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जाते और एसआईआर के चक्कर में नहीं फंसा जाता तो शायद महागठबंधन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। इस प्रकार की बात कही जा रही है। अच्छा, मैंने उस पूरी यात्रा जितने दिन हुई मैंने उसको ध्यान से देखा, उसके ऊपर लगातार टीका टिप्पणियां की, उसको समझने की कोशिश की। मुझे तो लगा हर कार्यक्रम में वोट चोरी के साथ साथ में महंगाई और बेरोजगारी, इन सबके और बिहार विकास में किस तरह पिछड़ा हुआ है, इसके मुद्दे भी उठाए जा रहे थे। ऐसा तो कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ इसके अंदर ये सब बातें ना की गई हों। ये बात भी गलत की जा रही है। तो ये पूरे ये एक तरह से मीडिया के जरिए
भारतीय जनता पार्टी एक मुहिम चलवा रही है कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, एसआईआर के खिलाफ बोलना बेकार की बात है। और इससे जुड़े एक सरकार समर्थक रिटायर्ड अफसरों, रिटायर्ड जजों और रिटायर्ड फौजी अफसरों और तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक 250 से ज्यादा बुद्धिजीवियों का एक लेटर, एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र को जस्टिस झींगड़ा ने लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक जहरीले आरोप लगाए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है। देखिए, पत्र लिखने का उनको अधिकार है, अपनी राय रखने का उनको अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका कहीं जवाब नहीं दिया गया है उस पत्र में। भाई, ये कहना चाहिए कि जब ऐसा पत्र लिखा जाए, जब वो चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों को जहरीला प्रचार बता रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक आरोप के बारे में बताएं कि जहरीला प्रचार क्यों है। भाई, चुनाव आयोग से ये पूछना कि जो जीविका दीदियां सरकार का वजीफा ले रही हैं, लाभार्थी हैं सरकार की, उनको जब मतदान केंद्र के ऊपर फैसिलिटेटर के तौर पर लगाया जाता है, तो वो जो आचरण संहिता है, चुनावी आचरण संहिता है, उसका अतिक्रमण है या नहीं। उन्हें बताना चाहिए कि जब चुनावी मुहिम चल रही है, उसके बाद 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में क्यों गया? क्या ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं? उन्हें बताना चाहिए कि जब 11 तारीख को जब मतदान होने वाला था आखिरी, उसके एक दिन पहले तक वृद्धा पेंशन महिलाओं के खाते में क्यों आ रही थी, ये उन्हें बताना चाहिए। ये उन्हें बताना चाहिए कि किस तरीके से सारे देश से ट्रेनें चला के, स्पेशल ट्रेनें चला के, ये भारत सरकार की ट्रेनें होती हैं। भारत सरकार की रेल मंत्रालय की मर्जी के बिना वो ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के मंत्रालय ने लगातार इसमें पूरी भागीदारी की, और पूछा जाता तो न रेल मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब आता है, न चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आता है। तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार और एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व में चल रहे एनडीए ने मिलकर पार्टनरशिप करके बिहार का चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में आपने महागठबंधन को पराजित कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर चुनाव ईमानदारी से होता तो महागठबंधन अवश्य जीत जाता। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा हूं, कोई नहीं, क्यों कोई इस बहस में पड़े? चुनाव तो ईमानदारी से हुआ ही नहीं। होता तो देखते कौन जीतता कौन हारता। हो सकता महागठबंधन जीतता, हो सकता एनडीए जीत जाता, लेकिन जो हुआ उसके ऊपर गौर करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। हुआ यह है कि भारत के इतिहास में कभी भी इतना ज्यादा बेईमानीपूर्ण चुनाव आज तक नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस पहली बार चुनाव नहीं हारी है। 2024 के चुनाव से पहले 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई थी। कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस को जीतना ही चाहिए था। 20 साल से भाजपा की सरकार चल रही थी, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई, हार गई। कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपनी वापसी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस वहां भी चुनाव हार गई। कहा जा रहा था कि बहुत लाभार्थी योजनाएं चलाने के कारण जो अशोक गहलोत हैं वो राजस्थान में अच्छा चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है उनकी वापसी हो जाए, लेकिन कांग्रेस वहां भी चुनाव हार गई। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि उन तीनों चुनावों में जो चर्चा हुई थी पत्रकारों के बीच में, मीडिया मंचों के, उसमें चुनाव आयोग का नाम ही नहीं आया, क्योंकि चुनाव आयोग उसमें मुद्दा ही नहीं था कोई। भाई, इसी तरह का जिस तरह का अभी बिहार में नतीजा आया है 200 से ज्यादा का, वो 200 से ज्यादा का नतीजा एनडीए को पहले भी मिल चुका है, 2010 में मिल चुका है एनडीए को। तब भी हम लोगों ने चुनाव आयोग के ऊपर कोई चर्चा नहीं की थी। चुनाव आयोग के ऊपर चर्चा 2024 के चुनाव से शुरू हुई है, और अब हालत ये हो गई है कि चुनाव का मतलब ही हो गया है चुनाव आयोग किस तरीके से सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की मदद करता है उसको सत्ता में बनाए रखने के लिए, ये हो गया है। अब ये, और उसके एक के बाद एक आरोप लगाए जाते हैं। आप जो चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित आचार संहिता है उसको पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी योजना चलती हुई हो नई हो, चुनाव के दौरान उसमें रुपया नहीं बांट सकते। आप मतदाताओं को मतदान केंद्र, उनके घर से मतदान केंद्र तक नहीं ला सकते, साफ लिखा हुआ। और यहाँ तो हजारों किलोमीटर दूर से ट्रेनों में भर भर के लाया जा रहा है, और खुद ऐसी बात भी नहीं कि चुपचाप लाया जा रहा है कोई जवाब। भाजपा के नेता जो है वो प्लेटफॉर्मों पर खड़े हुए दावे कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये हमने दिए हैं इनके किराए के पैसे पूरे। जब इन्होंने कहा कि हमें जाना है तो हमने इनके लिए ट्रेन का इंतजाम किया, वो खुद ही कह रहे हैं।
तो इसमें कोई ये तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, साफ दिखाई पड़ रहा है। और कुछ नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं है। ऊपर से ये एक कुछ एक पूरा नियोजन करके ये पत्र एक लिखवा दिया गया है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, ये परिस्थिति बता रही है कि भारतीय लोकतंत्र बहुत बड़े संकट में है। और इसी संकट को समझकर राहुल गांधी ने तय किया है कि कोई कुछ भी कहता रहे, कोई भी बहस चलाता रहे, कोई नैरेटिव चलाता रहे, हमें इसी सवाल के ऊपर अपना फोकस देना है, इसी सवाल पर संघर्ष करना है। महंगाई, इन सब मुद्दों से निपट दिया जाएगा। इन मुद्दों पर पहले भी चुनाव हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक नई चीज है और जनता को धीरे धीरे करके तैयार, नई तरह की बात है। जनता की भी समझ में देर से आएगी कि भाई उसका वोट चोरी हो रहा है। जनता को धीरे धीरे तैयार किया जाए, संघर्ष किया जाए, एक दो चुनाव और भी हार जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। असली मुद्दा यह है कि सवाल पे विचार किया जाए। अब कल प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई मधुबनी में, आप मधुबनी में जाइए, वहां पर देखिए कि जो उम्मीदवार लोक मोर्चा का उम्मीदवार जीता है, उपेंद्र कुशवाहा का उम्मीदवार जीता है, कितने लोग उसका नाम भी जानते हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी लोगों को पता है। उन्होंने अपने लोग, उन्हें वहां के मतदाता उनका नाम भी नहीं जानते, चुनाव चिन्ह भी नहीं जानते कि बिल्कुल आखिरी मौके पे वो भी, और उसको 1.25 लाख से ऊपर वोट कैसे मिल गए, वही सवाल उठा रहे। वो कह रहे हैं उन्हें उपेंद्र कुशवाहा से कोई दिक्कत नहीं है, जो उम्मीदवार जीता है उससे उनकी कोई नाराजगी नहीं है, वो तो प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं कि वो वहां कैसे हुआ। अब बक्सर में देखिए, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां 30-30 हजार वोट SIR के दौरान बढ़ाए गए। हुआ क्या कि वो सारे के सारे वोट बड़ी कुशलता के साथ भाजपा खाते में चले गए। ऐसे पूरे 30 हजार वोट जो है इंतजार कर रहे हो कब हमें बढ़ाया जाए और कब हम भारतीय जनता पार्टी की वोट संख्या में वृद्धि कर दें। अच्छा, अब चूंकि उन्हें दूसरे राज्यों में SIR करनी है, बिहार में उनका हथकंडा कामयाब हो गया, तो चाहते हैं दूसरे राज्यों में भी ये सब पूरा प्रपंच रच दिया जाए। तो उन्हें बहुत जल्दी है, जितनी देर लगेगी उतनी उसके खिलाफ विरोध होगा। इसलिए उन्होंने इतना दबाव कर्मचारियों के ऊपर बनाया है। जो BLA और BLO हैं परेशान हैं, लोग बिल्कुल दुखी हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। केरल में आत्महत्या हो चुकी है, राजस्थान में आत्महत्या हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में आत्महत्या हो चुकी है, मध्य प्रदेश में आत्महत्या हो चुकी है, आत्महत्याएं हो रही है। केरल में तो BLA और BLOs ने एक जन आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने एक उसमें फांसी के फंदे लटका के अपना सिर उसमें डाल के तस्वीरें खिंचाई हैं। ये स्थिति है। तो ये सब जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में आत्महत्या हो चुकी है, ये सब जो हो रहा है एक बिल्कुल नई अनोखी घटना है जो उस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। देश में कभी भी, चाहे पुराने जमाने का चुनाव आयोग हो, नए जमाने का चुनाव आयोग हो, सेशन के पहले का हो, बाद का हो, चुनाव प्रक्रिया में जो कमियां होती थी उनका आरोप कभी चुनाव आयोग पर नहीं लगाया गया। उनका आरोप बाहुबलियों पर लगाया गया, उनका आरोप धनबल के। चुनाव आयोग से जरूर कहा गया कि भाई इन समस्याओं के हल करने की आप कोशिश कीजिए, लेकिन यह कभी नहीं कहा गया कि चुनाव आयोग ही इन समस्याओं में भागीदार है। ये पहली बार हो रहा है। इसको इस तरीके से तिकड़म करके एक पत्र लिखवा दिया जाए उनके खिलाफ, और इसको नजरअंदाज नहीं किया सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक गंभीर घटना तो है। अगर इस लेवल तक मामला आ जाए, दबाव में कर्मचारी आत्महत्या करने लगे, इसका मतलब एक बड़ी साजिश, बड़ा खेल तो है देश में। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी कर पाएंगे? कांग्रेस के भीतर भी आप जानते हैं बड़े बड़े नाम हैं जो एंड टाइम पे जिस समय साथ देना चाहिए उस समय सांप की तरफ फुफकारते हैं। कुछ बहुत बड़े चर्चित नाम हैं, मैं कुछ एक आध का नाम नहीं बताऊंगा, कई सारे नाम हैं कांग्रेस के भीतर। जिस आदमी ने कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा निकाल के पूरे देश में कांग्रेस का माहौल बना दिया, 2024 के चुनाव में मोदी जी पूरा बहुमत नहीं ला पाए, उस आदमी को फिर से उस छवि में धकेलने की कोशिश है। कल मुझसे एक सज्जन कह रहे थे, बड़े व्यंग में, उन्होंने मुझसे कहा कि अब पप्पू के क्या हाल है। तो फिर से वो पप्पू नाम जो गायब हो गया था पदयात्रा के बाद, वो फिर से बीजेपी चाह रही है चलन में आए। मैंने कहा उनके हाल तो मोदी जी बेहतर बता सकते हैं मुझसे कि उनकी पप्पू ने अपनी पदयात्रा से मोदी जी को पूरे बहुमत से दूर कर दिया। मोदी जी के चेहरे का जो गुस्सा है, भाजपा की तरफ से कोशिश जरूर हो रही है संजय जी, और उसमें मीडिया वाले लोग लगे हुए हैं, गोदी मीडिया वाले लोग लगे हुए हैं, और कुछ लोग भ्रम में पड़ के जो गोदी मीडिया के नहीं है वो भी उसमें शामिल हो गए हैं, मूर्खतावश अपनी नादानीवश शामिल हो गए। मैं ये कहूंगा, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। इसलिए कामयाब नहीं होगी कि बिहार में
जो चुनाव नतीजा आया है, उस चुनाव नतीजे में जितने वोट भाजपा ने खुद को दे दिए हैं, चुनाव आयोग के साथ मिलकर खुद को वोट दे दिए हैं, इतने वोटों की उन्हें चुनाव जीतने के लिए आवश्यकता नहीं थी। जब वोट इतने ज्यादा मिलते हैं तो हमेशा ही चुनाव की क्वालिटी के ऊपर संदेह होता है। और जो लोग बिहार गए थे और बिहार में उन्होंने दौरा वगैरह किया था, वो जानते थे कि किसी भाजपा के नीतीश के खिलाफ लहर नहीं थी, तो नीतीश के पक्ष में भी कोई लहर नहीं थी। एक हमदर्दी की भावना थी कि नीतीश जी का आखिरी चुनाव है, इसलिए तो ये इसका मतलब ये नहीं था कि इतने ज्यादा भाजपा को वोट प्राप्त हो जाए, इतने वोट प्राप्त हुए हैं। कोई ना इतने बड़े बड़े अंतरालों से जिस तरह वो जीते हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। भाजपा ने ये ओवरकिल किया है और ये ओवरकिल ही इस पूरे चुनाव नतीजे के ऊपर शक का साया डाल रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। ओवरकिल बहुत भयानक है और ये भाजपा ने ओवरकिल न किया होता और भाजपा 140 सीटें लेके 145 सीटें लेकर चुनाव जीती होती तो आज कोई कुछ नहीं कह रहा होता। दरअसल उन्होंने बीच में कुछ गड़बड़ भी की होती तो उनकी गड़बड़ भी दब गई होती। ज्यादा कुछ ज्यादा हो गया ये बहुत ज्यादा ओवरकिल हो गया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। उन्होंने मारा ही नहीं है, मतलब मारने के बाद फिर उन्होंने उसके मरी हुई लाश के ऊपर भी उन्होंने उसमें कुछ घुसेड़ा है, उसके अंदर उसमें डांस किया है, जो होता है ओवरकिल किया है उन्होंने उसको पूरा। अच्छा, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने इस बेईमानी का जो उत्साह था कि हम ज्यादा से ज्यादा अंतर से जीते हैं, मतलब उसी में पकड़े गए ये लोग। दरअसल देखिए, जो वोट चोरी की गई थी, चोर पकड़ गया है। हाँ, देखिए आप इस बात को समझिए, मेरा मानना है कि चोर पकड़ चुका है। इसलिए ये कहना कि इसका मुद्दा नहीं है, इसको अभी चुनावी मुद्दा तो बनाया ही नहीं गया है। अभी तो जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो जन जागरण की यात्रा थी। और राहुल गांधी ने कहा था कि बच्चे की जबान पे आ गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। संसद में भी नारे लगाए, लेकिन कुछ चलिए वो तो सांसदों ने लगाए थे नारे। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है कि अगर विपक्ष ने इस आंदोलन को, इस मुहिम को 6 महीने भी चला दिया सारे देश में, तो जगह जगह वोट चोरी के नारे लगने लगेंगे। देखिए, राहुल गांधी जब लाल किताब लेके घूमते थे तो ये राहुल गांधी के जो आलोचक हैं वो तब भी उनकी आलोचना करते थे, अरे इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, हर जगह किताब लेके पहुंच जाता है। इस तरह की बातें उनके बारे में कहते थे। बाद में आरएसएस वालों ने, भाजपा वालों ने स्वीकार किया कि उनकी राहुल गांधी की जो मुहिम थी, उस मुहिम की भी एक प्रमुख भूमिका रही नरेंद्र मोदी से बहुमत छीन लेने में। बहुत बड़ी भूमिका रही। राहुल गांधी में एक खूबी है कि वो जो लक्ष्य तय कर लेते हैं, वो इस प्रकार की छिछली इधर उधर होने वाली आलोचनाओं से घबराते नहीं है। लगे वो रहते जानते हैं कि उनको क्या करना है और उस पर उनका यकीन होता है और उसको वो करते हैं। देर भले लगे लेकिन वो करते हैं। उनका पहली बार नहीं मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका सैकड़ों बार मजाक उड़ाया चुका है। वो अपनी उड़ती हुई खिल्ली के बीच में ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास किया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।